हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका होगा और कुछ का अभी अगली आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। तो दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके लिए एनालिसिस वीडियो होने वाली है। जो आपके क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में आए थे, जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे और उनसे जो भी अतिरिक्त फैक्ट हमारे बनने वाले हैं वो सब देखेंगे। क्योंकि अगली शिफ्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन उससे बनता है तो वो आप आसानी से कर पाएँ जिनका आगे एग्ज़ाम है। तो हम 2 वीडियो पहले ला चुके हैं। जो हमारे 18 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसकी 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी हैं। जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसकी भी और जो सेकंड हुई थी उसकी भी। ये है हमारी थर्ड शिफ्ट की वीडियो। तो हम ऐसे ही हर शिफ्ट का एनालिसिस लेके आ रहे हैं और हर शिफ्ट को हम रिव्यू भी कर रहे हैं। तो आप हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। हमारा छोटा-सा चैनल है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं और अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरीके से था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरीज के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है ना। जो हमारी संसद होती है वो यूटीज़ के लिए अलग से हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। तो वो किस आर्टिकल में है, वो है हमारा आर्टिकल नंबर 241। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के दी है। जो ये प्रावधान है, यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह यूटी के लिए एक नया हाई कोर्ट बना सके या किसी मौजूदा हाई कोर्ट को वहाँ का हाई कोर्ट घोषित कर सके, है ना। कोई अगर वहाँ पे मौजूदा पहले से कोर्ट है तो उसको भी वहाँ का हाई कोर्ट घोषित कर सकती है। संसद की जो अन्य शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 231 में लिखी है। इसमें लिखा है, इसके तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन कोर्ट या एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है ना। 2 स्टेट के लिए एक ही कोर्ट वो बना सकती है संसद। ये आर्टिकल हमारा 231 में लिखा है। आप सारे फैक्ट बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन इनसे ही बन जाएंगे। क्योंकि हमने अभी तक 2 शिफ्ट का जो भी रिव्यू कराया उसमें हमने पहली शिफ्ट जो भी करी थी ना, उनमें से भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी देखने को हमें मिले हैं। एक क्लोरोफिल वाला भी था और कई क्वेश्चन हमें मिले, कैबिनेट वाला भी था और सिटीजनशिप वाला भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या इसमें और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। जो इसमें अपवाद है वो है, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना हुई थी हमारी 1966 में। जो वर्तमान स्थिति है, अन्य यूटी जिनके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो कभी बोलने में इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वो पूछा गया था हर्षवर्धन से। तो जो हमारे राजा हर्षवर्धन थे, उनके जो प्रसिद्ध दरबारी कवि जो थे वो कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। पूछा गया होगा सिर्फ कवि, बाकी हमने यहाँ पर प्रमुख रचनाएं भी उसकी ऐड कर दी है। तो वही थे हमारे बाणभट्ट, है ना। तो जो इनकी मेजर रचनाएं हैं, जो मेजर वर्क्स हैं उनके, वो हैं हर्षचरित्र, जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी है, और कादम्बरी जो दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास भी है ना। जो इसका सिग्निफिकेंस है, ये जो महत्व है वो है हर्षचरित्र की, जो हर्षचरित्र को संस्कृत की पहली हिस्टोरिकल बायोग्राफी या ऐतिहासिक जीवनी माना जाता है। हर्षवर्धन स्वयं भी लेखक थे, उन्होंने लिखी थी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा जैसे प्रसिद्ध ड्रामा भी उन्होंने लिखे थे। अब इनके जो समकालीन यात्री थे वो थे हमारे हुएन सांग, है ना, जिनको जुआन सांग के नाम से भी जानते हैं। ये प्रसिद्ध हमारा चीनी ट्रैवलर था जो भारत आया था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान या मॉडर्न कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहा जाता है, उसके जनक कौन है। तो उसके जनक कहा जाते हैं एलन ट्यूरिंग, है ना। जो एलन ट्यूरिंग है हमारे, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई के जनक। तो इनका जो योगदान है, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आज के कंप्यूटरों का लॉजिकल बेसिस है ना। जो लॉजिकल, जो तार्किक आधार है, आज के जो हमारे मॉडर्न जो भी कंप्यूटर हैं उनका जो लॉजिकल बेसिक है वो है हमारा ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद कोड ब्रेकिंग, द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जर्मन एनिग्मा कोड को डिकोड करने के में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब ये क्या होता है, एक ट्यूरिंग टेस्ट। यह टेस्ट आज की मशीनों की इंटेलिजेंस मापने का एक मानक है। और जो क्वेश्चन है वह है, केवल फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो उत्तर चार्ल्स बेबेज होगा, लेकिन अगर पूछा जाए मॉडर्न कंप्यूटर तो उसका उत्तर होगा हमारा एलन ट्यूरिंग। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, या रखेंगे हम था। उसके बाद एक क्वेश्चन बना था हमारा, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में कैपेक्स के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी। अब देखो, ये कैपेक्स वाले क्वेश्चन था, मैंने एक क्लास ली थी टॉप 50 बजट के क्वेश्चन की, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था कैपेक्स वाला, तो वही सेम टू सेम रिपीट हो गया। उसमें भी यही पूछा गया था, जो इसमें बजट एलोकेट किया गया वो कितना किया गया। तो वो किया गया हमारा 11.21 करोड़ रुपये। यही मैंने उसमें कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यह है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है
जो हमारे बुनियादी ढांचे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सड़क, रेलवे और बंदरगाहों का तेज़ी से विकास करना। अब इसका जीडीपी में जो हिस्सा है वो देखते हैं यहाँ पे, जो जीडीपी का लगभग 3.1% है। इसका जो महत्व है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। अब जो है इसमें रिकॉर्ड वृद्धि जो दर्ज की गई है पिछले वर्ष के मुकाबले एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो हमारी ग्रोथ दर्ज की गई है, पहले इतना नहीं होता था जितना अब की बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब और किसकी सिफारिश से जोड़ा गया? अभी पिछले शिफ्टों में डीपीएसपी से बना, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये है हमारा अनुच्छेद हमारा 51A भाग 4A, और जो समिति थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी। संशोधन कौन सा हुआ था? 1976 में हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोबारा जोड़ा गया। इसको जो है हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसका जो सोर्स है जहाँ से हमने डीपीएस फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, ये हमारा यूएसएसआर या सोवियत संघ, यहाँ से हमने इसको बोरो किया है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। जो कुल संख्या है प्रारंभ में 10 थे, लेकिन 2002 के 86 अमेंडमेंट के बाद अब इनकी संख्या 11 हो गई है। इनकी जो नेचर है यह नॉन जस्टिफिएबल है, या इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इनके उल्लंघन पर आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। यही मैंने आपको अभी बताया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है या जियोग्राफिकल एरिया है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है हमारा 2.4%, या इसका स्थान है हमारा 7वां, जो 7th रैंक है। उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे है। भारत का एरिया लगभग 32 लाख या 32.87 लाख, हम इसको सीधा सीधा पढ़ देते हैं, वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें जो हमारे टॉप कंट्री हैं, उसमें है सबसे पहले रूस, कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या जो हमारा बर्डन है वो है केवल 2.4% ज़मीन होने के बावजूद भारत दुनिया की 70.5% आबादी को संभालता है। देखो कितनी कम हमारे जियोग्राफिकल एरिया है और हमारी जनसंख्या कितनी है, इसको इतने ही हमने भाग पे संभाल रखा है। जनसंख्या के मामले में तो हमसे कोई आगे बोल सकता है क्या? इस काम में मज़ा इतना आता है। चलो, सीमाएं, भारत की लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की जो प्रमुख कोयला खदानें हैं, कोल माइंस हैं, उनके नाम क्या हैं और वहाँ कौन सा कोयला मिलता है? ये है हमारी सिंगरेनी और नवेली, ये है तेलंगाना में और ये है हमारी तमिलनाडु में। तो जो सिंगरेनी है यहाँ, यह जो है गोदावरी घाटी में स्थित है, और नवेली है यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है, जिसे भूरा कोयला या ब्राउन कोल भी कहते हैं। अब इसका उपयोग देखो, इस कोयले का जो इस्तेमाल है वो थर्मल पावर स्टेशन, जिसको ताप विद्युत संयंत्र भी या बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जो क्वालिटी है, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कम और मॉइस्चर अधिक होता है। जिसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो कोयला उतना ज़्यादा बेकार होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा जो है हमारी कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारे मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे वह कौन थे? मौर्य वंश के हमारे अंतिम सम्राट थे, उनकी हत्या किसने की थी, वह कौन थे? तो ये थे हमारे बृहद्रथ। बृहद्रथ की जो हत्या की थी वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके ही स्थापना की थी शुंग वंश की। तो ये घटना है 185 BC में, जो इन्हीं का सेनापति था पुष्यमित्र, है ना, पुष्यमित्र शुंग। इनका एक मिलिट्री परेड में राजा बृहद्रथ की इसने हत्या कर दी, और इसने एक नया राजवंश था जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी, इसकी स्थापना कर दी मगध पे। तो संस्थापक जो था हमारा मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो की थी 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। धनानंद को इन्होंने मारा था, और फिर धनानंद को गद्दी से हटा के खुद बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी मदद से? चाणक्य की है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। जो इसका क्लाइमैक्स था, यह साम्राज्य एम्परर अशोक के समय अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था। जब अशोक का शासन था तो यह अपने बिल्कुल पीक पे था, मौर्य डायनेस्टी हमारी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 238 या आर्टिकल 238 किससे संबंधित है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह संबंधित है हमारा पार्ट बी में, राज्यों से संबंधित है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, निरस्तीकरण, रिपील, इसको रिपील कर दिया। इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 दोबारा हटा दिया गया था। इसका कारण था उस समय राज्यों के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था, और इसका इतिहास कुछ इस तरीके से है। मूल रूप से यह रियासतों वाले राज्यों को बनाने के लिए किया गया था, है ना। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा पूछा गया था, 1321 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध कला
यह किला कौन सा था? ये था हमारा तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद जो फोर्ट है वो बनाया गया था हमारा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जो इसका स्थान है यह जो है विशाल किला दिल्ली में स्थित है। इसकी जो विशेषता है यह अपनी स्लोपिंग वॉल्स जो ढलान वाली दीवारों की शैली के लिए प्रसिद्ध है। जो इसके अंदर मकबरा है, इस किले के अंदर या इस किले के भीतर जो मकबरा है वो गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है। जो वंश है गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का ये फाउंडर था, है ना, गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कत्थक से। तो कत्थक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है और इसके प्रमुख जो है कलाकार कौन कौन है? तो कत्थक हमारा संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अब बात करते हैं हम इसकी उत्पत्ति की। तो यह कथा या स्टोरी टेलिंग कहने की कला से उपजा एक क्लासिकल डांस है। और जो घराने हैं इसके कुछ प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस घराना है। और जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इसके महान कलाकार हैं। जितने भी सरनेम में आपको महाराज देखने को मिलेगा वो सारे हमारे कत्थक से रिलेटेड हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें की जो पहचान है, इसमें पैरों के काम और चक्कर पर विशेष जोर दिया जाता है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो रदरफोर्ड का सोने की पन्नी वाला प्रयोग किससे संबंधित था? ये था हमारा परमाणु के नाभिक की खोज से। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था शायद, या उससे पिछली क्लास में मैंने कराया होगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना। देखो हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा संबंधित है न्यूक्लियस की खोज से। इसको मैं पूरी तरीके से भी समझा सकता हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इन्होंने प्रयोग किया था, इसको प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, है ना। और इन्होंने एक जो था एक गोल्ड की फॉइल ली थी, फिर उसमें से हीलियम को, जो हीलियम का डबली चार्ज एटम था उसको बॉम्बार्ड कराया था, फिर वहाँ से इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल कणों की बौछार की थी। निष्कर्ष इसका ये निकला था, उन्होंने देखा कि अधिकांश जो कण थे वो सीधे निकल गए लेकिन कुछ लौट कर वापस आए। इससे साबित हुआ कि परमाणु ठोस एवं धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे न्यूक्लियस कहा गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान में डीएनए, आरएनए और एम जो आरएनए उसके कार्य इन्होंने पूछ लिए थे। वो क्या क्या कार्य होते हैं देखो। आनुवांशिक जानकारी का भंडारण और प्रोटीन संश्लेषण इसके कार्य होते हैं। डीएनए का कार्य होता है या जेनेटिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, आनुवांशिक जितनी भी जानकारी है उसको स्टोर करके रखता है। और आरएनए का क्या काम होता है? आरएनए होता है यह कोशिकाओं में संदेश पहुंचाने और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब ये बात आती है ये एमआरएनए क्या है, तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। यह डीएनए से आनुवांशिक सूचना या आनुवांशिक कोड को लेता है और राइबोसोम तक ले जाता है। यह जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम में जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है वहाँ से डीएनए से इन्फॉर्मेशन उठाता है और वहाँ तक पहुँचा देता है एमआरएनए। इसको बोलते हैं मैसेंजर या दूत आरएनए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है हमारा 8249 किलोमीटर अप्रोक्स। तो ये द्वीप संख्या, इसमें लगभग छोटे छोटे जो हमारे 572 द्वीप हैं और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। और इसकी सबसे जो मतलब ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, है ना। इसका स्थान जो है यह बे ऑफ बंगाल में स्थित भारत का सामरिक या स्ट्रेटेजिकल केंद्र शासित प्रदेश है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो झारखंड में भूमि सुधार से संबंधित मुख्य आंदोलन किस पर केंद्रित था? यह था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो अधिनियम ये कौन सा था? यह मुख्य रूप से बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के उद्देश्य से प्रेरित था। इसका जो लक्ष्य था भूमि का पुनर्वितरण करना और बिचौलियों को खत्म करना। महत्व क्या था इसका? यह आंदोलन किसानों को उनकी ज़मीन वापस, जो उनकी ज़मीन थी, अपनी ज़मीन पर अधिकार वापस दिलाने के लिए था ये। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग से। जो हमारी मधुबनी पेंटिंग होती है और जो कथकली नृत्य किन राज्यों से संबंधित है? इनमें से या तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए होंगे या इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा। जो मधुबनी आर्ट हमारी ये है कहाँ की? बिहार की। और जो कथकली है वो हमारा केरल से। जो मधुबनी आर्ट है यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिससे प्राकृतिक रंगों हल्दी नील का प्रयोग होता है। और जो कथकली हमारा यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी वेशभूषा के लिए वेशभूषा के लिए भी प्रसिद्ध है और इसमें विशिष्ट मेकअप करके जाना होता है इस वाले नृत्य में, जो हमारा कथकली है। तो इतने क्वेश्चन आज हमारे पास हो पाए थे। तो जितने जितने क्वेश्चन हमें मिल पाते हैं हम सारे क्वेश्चन आपको एनालिसिस के यहाँ पे करा देते हैं और उनके आंसर और उनसे बनने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सारी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। जो बाद में भी क्वेश्चन ऐड होते हैं मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे शाम वाली शिफ्ट में कम क्वेश्चन इसलिए भी दे पाते हैं क्योंकि सारे बच्चे अपना ट्रैवल करते हैं सबसे पहले घर को। तो क्वेश्चन बताना वो इतना ज़्यादा
ज़रूरी समझते नहीं, वो अपना घर पहुँचने पहले ज़रूरी समझते हैं। तो इसलिए ये शाम वाली शिफ्ट में कभी-कभी हमारे क्वेश्चन कम हो जाते हैं, नहीं तो हमें जो है जितने भी क्वेश्चन मैंने देखो सुबह वाली शिफ्ट में भी 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वही कराए थे जो पूछे गए थे। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन मिलते जाते हैं, हम वैसे-वैसे आपके पास लाते जाते हैं। ये पीडीएफ आपको अपडेट होके अपडेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे अपडेटेड होके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिसका एग्ज़ाम है अपनी तैयारी करते रहिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।